आप देखेंगे गुप्तोत्तरकालीन बिहार, गया और भोजपुर जिलों के प्रत्येक गया और भोजपुर जिलों के क्षेत्र से प्राप्त कुछ अभिलेखों द्वारा छठी शताब्दी ईस्वी में बिहार के कुछ भागों में परवर्ती गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है। ठीक है, कौन से अभिलेख से जानकारी मिलती है? गया। तो ध्यान में रखना है परवर्ती। कौन से अभिलेख से। तो गया और भोजपुर जिले के क्षेत्र से प्राप्त कुछ अभिलेख जो है, वहां से आपको छठी शताब्दी ईस्वी के बिहार के कुछ भागों में परवर्ती गुप्त शासकों की जानकारी आपको देखने को मिलती है। कुछ इतिहासकार ने इन्हें उत्तर गुप्त अथवा मगध गुप्त के नाम भी दिया है। ठीक है, तो इनको किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर गुप्त और मगध गुप्त के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है, एक अभिलेख है, ठीक है, कौन सा? अपसद अभिलेख। ठीक है, अपसद अभिलेख के अनुसार उत्तर गुप्त या मगध गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? क्या बताएंगे, कौन था इनके संस्थापक? गुप्त। क्या था? तो ध्यान में, उनका नाम था चित्रगुप्त। कृष्णगुप्त था। कौन था? कृष्ण कृष्णगुप्त था। ठीक है, गुप्त। ध्यान में रखें, नाम क्या है? तो नाम इनका क्या है? कृष्णगुप्त है। ठीक है, क्या नाम है? कृष्णगुप्त है। अगर पूछा जाएगा अपसद अभिलेख के अनुसार उत्तर गुप्त या मगध गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो क्या बताएंगे? कृष्णगुप्त। क्या हो जाएगा? कृष्णगुप्त। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस काल में गौड़ राज्य की स्थापना बंगाल में शशांक के द्वारा किया गया। ठीक है, तो गौड़ राज्य की स्थापना बंगाल में हुआ था शशांक। ध्यान में रखें, नाम इंपॉर्टेंट, शशांक। इसी ने मतलब क्या किया था, किससे कटवा दिया था? बहुत वृक्ष शशांक ने। खुदवाए। ठीक है, बहुत तो वृक्ष खुदवा दिया था। बोधि वृक्ष को क्या किया था? कटवा दिया था। ठीक है, उसके बिहार क्षेत्र पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। शशांक एक क्रूर और धर्मात शासक था। उसने बौद्धों के धार्मिक स्थलों को बुरी तरह से नष्ट किया और बोध गया स्थित महाबोधि वृक्ष को काफी क्षति पहुंचाई थी। कौन? शशांक ने। ठीक है, शशांक के नाम से सिक्के तथा मुहरें गया, नालंदा, रोहतास से प्राप्त होती है। कहां से होती है? ध्यान रखेंगे, कहां से प्राप्त होती है? तो गया से, नालंदा से, रोहतास से प्राप्त होती है, जो कि शशांक के मतलब क्या है? तो उनके सिक्के और मुहरे प्राप्त हुए हैं। देवीगुप्त ने शशांक से मित्रता कर कन्नौज में मौखरी शासक ग्रहवर्मन के विरुद्ध, ठीक है, नाम ध्यान रखिए, देवगुप्त का नाम याद रखिए, क्या नाम है? देवगुप्त। ठीक है, गुप्त शासन था। किससे मित्रता की? शशांक से मित्रता की। किससे मित्रता की? दोस्ती किससे की? शशांक से। और मौखरी शासक जो था ग्रहवर्मन, ध्यान में रखिए, ग्रहवर्मन के विरुद्ध मतलब क्या किया? लड़ाई लड़ी। और ग्रहवर्मन का मतलब क्या किया? वध कर दिया। इसके प्रतिशोध में राजवर्धन ने देवगुप्त को मतलब पराजित करके उसका वध कर दिया। ठीक है, राजवर्धन को था, हर्षवर्धन का बड़ा भाई था। राज्यवर्धन कौन है? तो हर्षवर्धन का बड़ा भाई कौन है? राज्यवर्धन। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे ग्रह बर्मन कौन था? ग्रह बर्मन जो था हर्षवर्धन के जीजाजी थे। कौन थे? हर्षवर्धन के भी राजवर्धन के जीजाजी का नाम क्या था? ग्रह बर्मन। ठीक है, जो कि मौखरी शासक से राजवर्धन ने अपने बहन की विवाह किया था। और देवगुप्त और मतलब शशांक दोनों ने मिलकर ग्रह बर्मन को क्या किया? मार दिया। इसके बाद प्रतिशोध में राजवर्धन ने क्या किया? देवगुप्त को मार दिया। और देवगुप्त का मित्र शशांक ने क्या किया? राजवर्धन को मार दिया। और शशांक की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन ने कर दी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, समझिए इसको। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हो गया बिहार पे मतलब क्या होता है? शशांक अधिकार करता है। ठीक है, बिहार पे शशांक अधिकार करता है, बिहार के क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है, बौद्ध को काफी अधिक क्षति पहुंचाता है। बोध गया में आपको मिलेगा बोधि वृक्ष, उसको भी मतलब क्या करता है? कटवा देता है। ठीक है, इसी दौरान उसकी दोस्ती होती है गुप्त पूर्वोत्तर गुप्त शासकों में देवगुप्त से दोस्ती होती है। देवगुप्त की दुश्मनी किससे रहती है? तो मौखरी शासक ग्रह बर्मन से दुश्मनी रहती है। तो देवगुप्त शशांक के मदद से, ठीक है, मौखरी शासक ग्रह बर्मन के विरुद्ध लड़ाई भी लड़ी और उसमें ग्रह बर्मन मारा भी गया। तो ग्रह बर्मन मारा गया, ठीक है, किसकी वजह से? देवगुप्त और शशांक की वजह से। लेकिन ग्रह बर्मन जो था राजवर्धन के जीजाजी थे, कि बहन की शादी जो हुई थी ग्रह बर्मन से थी। ये बात राजवर्धन को जब पता चलती है, तो राजवर्धन क्या करता है? देवगुप्त की हत्या कर देता है। और देवगुप्त का दोस्त कौन था? शशांक था। और धोखे से शशांक क्या करता है? अपने दोस्त की बदला लेने के लिए राजवर्धन को मार देता है। और उस समय हर्षवर्धन की उम्र मात्र 16 साल की होती है। समझ रहे हैं ना? और हर्षवर्धन जो होता है अपने भाई की बदला लेने के लिए शशांक की हत्या करता आगे चल के। ये दोनों को दोनों पुत्र जो थे, राजवर्धन हर्षवर्धन की बात करेंगे तो दोनों को दोनों पुत्र की बात करें, किसके थे? तो ध्यान में रखेंगे किसके थे? तो ये प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। ठीक है, ये कितना नंबर पेज है? लगता है पेज छूट गया क्या? 41 42, मतलब बाद में इसमें मैं पेज ऐड किया हूँ। समझ गया? आदित्य सेन परवर्ती गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। क्या नाम था उसका? आदित्य सेन की बात करेंगे तो परवर्ती गुप्त का मतलब जो था, सबसे मतलब क्या था? शक्तिशाली शासक था। अब परवर्ती गुप्त का संस्थापक कौन था?
कृष्णगुप्त, ठीक है। वो वैष्णव धर्म को मानने वाला था और उसका राज्य मगध, उत्तर एवं पूर्वी बिहार, मुंगेर एवं भागलपुर तक विस्तृत था। परवर्ती गुप्त का अंतिम राजा की कभी कभी पूछता, उसका नाम था जीवित गुप्त द्वितीय। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? जीवित गुप्त द्वितीय था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जिसका 725 ईस्वी के लगभग कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने वध कर दिया और मगध पे अधिकार कर लिया। अब बाणभट्ट की बात करेंगे। बाणभट्ट ने कौन सा किताब लिखा था? हर्षचरित, ठीक है। हर्षवर्धन के दरबार में हर्षचरित लिखा था। इसका जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? औरंगाबाद के हंसपुरा प्रखंड में। कौन से प्रखंड में? हंसपुरा प्रखंड में क्या हुआ था? इसका जन्म हुआ था, ठीक है। अगर पूछा जाए पूर्वोत्तर गुप्त में संस्थापक कौन था तो क्या बताएंगे? कृष्णगुप्त। अगर आपसे पूछा जाए पूर्वोत्तर गुप्त में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था तो क्या बताएंगे? परवर्ती गुप्त में आदित्य सेन। अगर पूछा जाएगा परवर्ती गुप्त का अंतिम शासक कौन था तो क्या बताएंगे? जीवित गुप्त। जीवित गुप्त के कन्नौज के किस शासक ने हत्या कर दिया? यशोवर्मन ने, ठीक है। बाणभट्ट का जन्म बिहार के किस प्रखंड में हुआ था? किस जिला या फिर प्रखंड में हुआ तो क्या बताएंगे? बिहार में जो हमको जो पढ़ना पालकालीन, ठीक है, पालकालीन बिहार की बात करेंगे तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। कब स्थापित किया गया था पाल वंश को? 725 पहले बता चुका हूँ, 750 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सबसे पहले प्रीफेस या फिर इंट्रो कह लीजिए देख लेते हैं। तो 8वीं शताब्दी के मध्य में अरबों के आक्रमण के उपरांत भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शक्तियां प्रकाश में आई। ये थी गुजरात एवं राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन में राष्ट्रकूट एवं बंगाल बिहार में पाल प्रतिहार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पाल नाम था इनका, ठीक है। तो तीनों का नाम यहाँ पे क्यों दिया? क्योंकि एक जगह को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? युद्ध, संघर्ष करेंगे, जिसको क्या कौन सा संघर्ष बोला गया? त्रिपक्षीय। कौन सा? ट्राइप्लेट या फिर त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया, ठीक है। ध्यान रखिए क्या होता है ना, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूरा कन्नौज जो रहता है काफी अधिक डेवलप रहता है, वो पूरा खाली रहता है। तो कन्नौज पे अधिकार करने के लिए तीनों आपस में क्या करेंगे? लड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि गुजरात में राजपूताना कौन था? गुर्जर प्रतिहार। दक्कन में जो थे राष्ट्रकूट, बिहार में पाल। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? फाउंडर कौन था राष्ट्रकूट वंश का? दंतीदुर्ग था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने कुछ समय के लिए राजनीतिक स्थिरता लाने का प्रयास किया। इसी समय बिहार, बंगाल और उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र में पूरी अराजकता का माहौल था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन के पश्चात 8वीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी भारत बंगाल में पाल वंश का उदय हुआ, जिसका संस्थापक कौन था? गोपाल था, ठीक है। कौन था? गोपाल था। गोपाल की बात करेंगे तो किसी वंश से नहीं आता था गोपाल, ठीक है। गोपाल किसी वंश से नहीं आता, एक सामान्य परिवार का आदमी था। इनको कुछ लोगों के द्वारा इनको शासक बना दिया गया था, ठीक है। अब देखेंगे पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गोपाल के द्वारा किया गया था। पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गोपाल के द्वारा, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। राजधानी कहाँ थी? मुंगेर इसकी राजधानी थी, ठीक है। गोपाल की बात करें किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। इसलिए उसने बौद्ध विहारों को मतलब क्या किया? विशेष संरक्षण दिया। अपने 20 वर्षों के शासनकाल के दौरान गोपाल ने उदंतपुरी में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। ये इंपॉर्टेंट है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? गोपाल ने। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पे? सभी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ, बिहार। कहाँ पे है? तो बिहार शरीफ में, ठीक है, ध्यान रखें। भागलपुर में नहीं है, बिहार शरीफ में है, ठीक है, ध्यान रखें। साथ में एक मठ का भी निर्माण करवाया। दोनों को दोनों कहाँ पे? तो उदंतपुरी में, ठीक है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के सर्व प्रमुख विद्यार्थी कौन था? दीपंकर। अतीशी दीपंकर श्रीमान, श्री ज्ञान नाम था। क्या नाम था इसका? अतीश दीपंकर श्री ज्ञान इसका नाम था, ठीक है। जो कि आगे चल के क्या होता है? जो बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रधान आचार्य बनता है। क्या बनता है आगे चल के? बिल्कुल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का क्या बनेगा? तो प्रधान आचार्य बन जाएगा। क्या नाम है? अतीश दीपंकर श्री ज्ञान, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग गोपाल के बारे में। जब गोपाल से प्रश्न नहीं पूछता है गोपाल शासक कब बना? 750 में। पाल वंश की नींव पड़ी 750 में। गोपाल ने किस धर्म को प्रश्रय दिया था? बौद्ध धर्म को। गोपाल खुद भी किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। गोपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई? तो क्या बताएंगे? उदंतपुरी विश्वविद्यालय का सर्वप्रमुख विद्यार्थी का नाम क्या था? तो क्या बताएंगे? अतीश दीपंकर श्री ज्ञान,
जो कि बाद में किस विश्वविद्यालय का प्रधान आचार्य बन गया? विक्रमशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? दरभंगा भागलपुर। इसका भी निर्माण पाल शासक के द्वारा ही करवाया गया था, जो कि आगे दिया होगा। ठीक है, चलिए आप देखेंगे जो कि धर्मपाल ने करवाया था। अब गोपाल का पुत्र का नाम क्या है? धर्मपाल धर्मपाल। ठीक है, बाप ने 20 वर्षों तक शासन किया, जबकि बेटा ने 40 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, तो बाप का शासन की बात करेंगे 750 से लेकर 770 तक है। इनके पुत्र का शासन की बात करेंगे 770 से लेकर 810 तक, 40 वर्ष तक शासन किया। सबसे प्रमुख शासकों में से एक रहेगा। ठीक है, बात करेंगे गोपाल के बाद। ठीक है, बात करेंगे गोपाल के बाद। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक बना, इसने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। धर्मपाल पाल वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज में त्रिपक्षीय त्रिदलीय संघर्ष में हिस्सा लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लेने वाला पहला पाल वंश का शासक कौन था? धर्मपाल। और अपने पिता की तरह यह भी मतलब किस धर्म को मानता था? ये भी मतलब बौद्ध धर्म को ही मानता था। ठीक है, बात की इसने गंगा नदी के दाहिने तट पे भागलपुर के, ठीक है, अंतिचक में, भागलपुर के कौन था? अंतिचक में अवस्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। तो पिताजी ने किस विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था? उदंतपुरी अनंतपुरी। ठीक है, पुत्र ने किस विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया? विक्रमशिला। ठीक है, इसने नालंदा महाविहार को, ठीक है, इसने नालंदा महाविहार को शहत्यात कितने गांव दान में दिए? 200 बिल्कुल 200 गांव दान में दिए। ठीक है, नालंदा महाविहार को भी सहायता के लिए इसने 200 गांव के दान में दिया। ऐसा नहीं कि जो पिछले शासकों ने जिसका निर्माण करके चला गया उनको उपेक्षा इसने नहीं किया, उसको भी मतलब सहायता के लिए इसने कितने 200 गांव जो थे उन्होंने दान में दे दिया। ठीक है, मतलब इस गांव से जो आय जो प्राप्त होती थी मुख्यतः नालंदा विश्वविद्यालय के फंड में खर्च किया जाता था। नंदा विश्वविद्यालय का उड़नपुरी दूसरा, ठीक है, नंदा विश्वविद्यालय का उड़नपुरी दूसरा आवासीय महाविश्वविद्यालय बड़ा बिहार था। ठीक है, तो नंदा विश्वविद्यालय के बाद दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन था जहां पे मतलब आवासीय भी था? उदंतपुरी उड़नपुरी कहाँ पे था? बिहार शरीफ बिहार सर। नंदा विश्वविद्यालय जहां राजकीय प्रभुत्व से मुक्त था, वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का मुख्य अधिकारी राजा होता था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय राजकीय प्रभुत्व से क्या था? मुक्त था। उसको जो राजस्व मिलती थी 200 गांव से जो पैसा मिलती थी उससे से अपना काम चला लेता। तो वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का मुख्य अधिकारी कौन होता था? चांसलर कौन होते थे? राजा होते थे। कौन होते थे? राजा होते थे, जिसके कारण विक्रमशिला का कार्य राज्य देश से संचालित होता था। अतः विक्रमशिला को राजकीय विश्वविद्यालय माना जाता है। ठीक है, विक्रमशिला किस प्रकार का विश्वविद्यालय था? राजकीय विश्वविद्यालय था। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल है, खूब आता है एग्जाम में। ठीक है, क्या बोलते हैं तो ध्यान रखिएगा। धर्मपाल को क्या बोला जाता है? तो धर्मपाल को परम सौगात कहा गया। क्या कहा गया? परम सौगात। ठीक है, परम सौगात किसे कहा गया है? तो धर्मपाल को परम सौगात कहते हैं। ठीक है, इसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र था। ठीक है, ये बौद्ध लेखक थे, क्या नाम था इनका? हरिभद्र। क्या नाम था इनका? हरिभद्र, जो कि इनके राज्यसभा में क्या करते थे? रहते थे। क्या नाम है इनका? हरिभद्र। ठीक है, गुजराती कवि सुड्ढल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की संज्ञा से संबोधित किए। ठीक है, उत्तरापद स्वामी मतलब कन्नौज का स्वामी माना जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मतलब किसे? गुजराती कवि, ठीक है, सुड्ढल ने धर्मपाल को किसका स्वामी कहा है? तो उत्तरापद का स्वामी कहा है। किसका? उत्तरापद। ठीक है, और धर्मपाल के दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक कौन रहते थे? हरिभद्र। ठीक है, और सुड्ढल ने धर्मपाल को क्या कहा है? उत्तरापद स्वामी। हम लोग चलेंगे देवपाल। देवपाल का शासक, इसका भी 40 वर्षों तक शासक रहता है। ठीक है, देवपाल के समय में पाल वंश की राजधानी, ठीक है, कहाँ हो गया? मुंगेर। ठीक है, इसने मुंगेर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। देवपाल ने विस्तारवादी नीति का पालन करते पूर्वोत्तर में प्रयाग ज्योतिषपुर किसको बोलते हैं? असम को बोला जाता था। ठीक है, असम को, ठीक है, असम को बोला जाता था। कामरूप प्रदेश भी कहते थे को। उत्तर में नेपाल, पूर्वी में सागर तट पर उड़ीसा तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। इसके बारे में विदेशी यात्री सुलेमान ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सुलेमान कहाँ का यात्री था? सुलेमान अफगानिस्तान अरब
अरब के अरब या त्रिभुज ईरान का था। पारस ईरान था। देवपाल के कि साथ। तुर्की रखें, ये जो आया था ये अरबी आती था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये जो था अरबी आती था सुलेमान, और ये जो था किसके से गुर्जर ये जब आता है ना तो देवपाल के शासनकाल में, उधर जाएगा साउथ में जाएगा तो अमोघ वर्ष के, ठीक है, अमोघ वर्ष के साथ भी जाके मिलता है, ठीक है। ये अमोघ वर्ष से भी मिलता है, मतलब राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष के वंश में भी जाएगा, मतलब राष्ट्रकूट यहाँ पे जो ये चल रहा त्रिप्लेट जो चल रहा है ना, तो सब के यहाँ जाके घुमाता है, राष्ट्रकूट में भी जाता है, पाल में भी आता है और उधर भी जाता है, ठीक है। विद्वानों के अनुसार देवपाल ने उदंतपुरी बिहार शरीफ के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया, ठीक है। तो विद्वानों के अनुसार बात देवपाल ने उदंतपुरी में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात नहीं हो रही है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? गोपाल था। गोपाल पाल करवाया। लेकिन उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया? देवपाल ने। ठीक है, देवपाल ने करवाया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो दोनों प्रश्न क्या है, अलग अलग है, ठीक है, दोनों प्रश्न अलग है, ठीक है। देवपाल ने, ठीक है, यहाँ पे देवपाल से जावा का राजा का नाम क्या है? इंडोनेशिया का शासक के क्या है, जो कि मतलब उसने उसके अनुरोध पर नंदा में एक बौद्ध विहार की देखरेख के लिए 5 गांव मतलब दान में दे दिए गए थे। बालपुत्र देव, ठीक है, क्या नाम है? बालपुत्र देव जो था उसके अनुरोध पे नालंदा में एक बौद्ध विहार की देखरेख के लिए 5 गांव मतलब अनुदान में दिए गए थे, ठीक है, क्या नाम है? बालपुत्र देव, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देवपाल भी जो था बौद्ध धर्मावलंबी था तथा उसके, ठीक है, उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया, तो इसको भी परम सौगात बोलते हैं, इसको धर्मपाल को भी परम सौगात कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे उसके बाद शासक जो आएगा महिपाल प्रथम, कौन आएगा? और इसी के बाद, ठीक है, देवपाल के बाद आप देखोगे तो देवपाल के बाद ही मतलब क्या होता है ना, तो मतलब इसका पतन मतलब शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शासक देवपाल के बाद भी हुए, जिनमें से महिपाल प्रथम वन ऑफ देम है, ठीक है। कहां से खटखट की आवाज आ रही है आज? देवपाल के बाद पाल वंश का पतन शुरू हो गया। इसके पश्चात 988 में महिपाल शासक बना, जिसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। किसे? महिपाल को, ठीक है। महिपाल को क्या कहते हैं? पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। पाल शासकों के समय में शांति रक्षित एवं अतीश दीपंकर नामक बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत की यात्रा की तथा कालांतर में धर्मस्वामी नामक विद्वान तिब्बत से भारत हुई। अतीश दीपंकर कौन थे? अतीश दीपंकर उदंतपुरी के विद्यार्थी। के विद्यार्थी थे। कहाँ के प्रिंसिपल बन गए थे ये? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। शांत रक्षित अतीश दीपंकर कहाँ गए? बौद्ध भिक्षु के तौर पे कहाँ गए? तिब्बत गया। तिब्बत से कौन आया? धर्मस्वामी, ठीक है, ध्यान रखिए, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पाल शासक के समय में 2 बौद्ध विद्वानों को तिब्बत भेजा गया था, उनका नाम क्या है? शांत रक्षित और अतीश दीपंकर। अतीश दीपंकर की बात करेंगे, उदंतपुरी विश्वविद्यालय के सबसे प्रमुख छात्र थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबसे प्रमुख छात्र थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का मतलब क्या था? प्राचार्य भी बन गए थे, ठीक है। तो ये दोनों को दोनों शांत रक्षित और अतीश दीपंकर कहाँ पे जाते हैं? दोनों को दोनों तिब्बत जाते हैं, और वहां से मतलब धर्म शामिल भी तिब्बत से मतलब भारत की यात्रा पे आते हैं, ठीक है। 1023 में चोल शासक राजेंद्र चोल के युद्ध में महिपाल की पूरी पराजय हुई, ठीक है। ये चोल शासक राजेंद्र चोल बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, ठीक है, पता है, जिसने श्रीलंका को भी जीता था, ठीक है। राजेंद्र चोल से युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो महापाल की बड़ी पराजय हुई। इसके बाद पाल शासक कमजोर होते गया। 1038 में महिपाल की मृत्यु के साथ ही बिहार में पाल वंश का भी मतलब क्या हो गया? पतन हो गया, ठीक है। तो महिपाल प्रथम की मृत्यु के साथ ही बिहार में क्या होगा? पाल वंश का क्या होगा? पतन हो गया, ठीक है। यहाँ पे जीबूती वाहन से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। दया भाग के रचनाकर कौन है? दया भाग के रचनाकर जीबूती वाहन, ठीक है। ये पाल शासकों के संरक्षक इनको प्राप्त था, ठीक है। दाय भाग के लेखक कौन है? जीबूती वाहन, ठीक है। और तारानाथ ने संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामपाल चरित, ठीक है, रामपाल चरित की बात करेंगे, इसके लेखक कौन है? संध्याकर नंदी की बात करेंगे। रामपाल चरित के लेखक है। रामपाल को इस वंश का अंतिम शासक माना है तारानाथ ने। संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामपाल चरित के नायक रामपाल को इस वंश का मतलब क्या माना है? अंतिम शासक है। ये नहीं पूछता, लेकिन ये जरूर पूछता है रामपाल चरित के लेखक कौन है? तो संध्याकर नंदी। क्या नाम है? संध्याकर नंदी, ठीक है, बताना है, ठीक है। दाय भाग के लेखक कौन है?
कौन से पाल शासक राजेंद्र चोल से बुरी तरीके से पराजित हुए थे? महिपाल फर्स्ट। क्या नाम है? महिपाल फर्स्ट। क्या नाम है? तो ध्यान रखेंगे, महिपाल फर्स्ट। ठीक है, क्या नाम है? तो महिपाल द फर्स्ट। ठीक है। शांति रक्षित अतीश दीपंकर, ठीक है, कहाँ गए थे यात्रा पे? तिब्बत। संस्थापक किसे माना जाता है? महिपाल। बालपुत्र देव ने किस महाविहार के लिए अनुरोध किया था? तो 5 गांव दान में दे दो कम से कम। नालंदा के लिए। किसके लिए? नालंदा बौद्ध विहार के लिए। ठीक है। आप जो हमको जो पढ़ना है जहां से बिहार, कहाँ जितना खटखट खटखट आवाज और झिंगुर उंगुर का आवाज आ रहा है? देखिए क्या चीज का आवाज आ रहा है? लग रहा है कोई जंगल में बैठा हुआ है। अजीब सा आवाज। अभी नहीं आएगा, अभी शांत हो गया तब नहीं आएगा। चलिए अब देखेंगे बिहार में, ठीक है, प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश। तो सबसे पहले बिहार में कर्नाट वंश के काल को स्वर्णकाल कहा गया है। क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? इनके काल को स्वर्णकाल कहा गया। आज पढ़ाओ कि कल पढ़ाऊंगा? कितना देर क्लास हुआ है? अभी तो 21 मिनट ही हुआ है। कर्नाट बड़ा होगा ना? ठीक है, तो कल कर्नाट करवा देंगे पूरा। ठीक है, कल कर्नाट करवा देंगे। ठीक है, आज इसको रहने देते हैं क्योंकि कर्नाट बड़ा है, कर्नाट को थोड़ा बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, मिथिला के कर्नाट वंश को बिहार में स्वर्णकाल माना जाता है। फाउंडर की बात करेंगे, नामदेव देव थे। अंतिम शासक कौन थे? कौन थे अंतिम शासक? हरि सिंह जो थे अंतिम शासक थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इन्होंने उपाधि तो जैसे कर्नाट, ठीक है, कर्नाट कुलभूषण की उपाधि जो थी नाने देव ने धारण की थी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इनकी राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़ थी इसकी राजधानी। ऑलरेडी सब पढ़ा हुआ, जो कि कहाँ पे पड़ता? सिमरावगढ़ नेपाल में पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो कल मतलब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो कल हम लोग देखेंगे मुख्य